नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए राम दर्श मिश्र द्वारा रचित कहानी सरकारी मकान। चिट्ठी पढ़वाकर सुमित्रा जब लाजो के पास गई तो उसका चेहरा उल्लास से चमक रहा था। क्या बात है बहना, आज तेरे चेहरे पर उजाला फैला हुआ है? लाजो ने पूछा। लाजो, जाकर कह दे लोगों से कि सुमित्रा के बेटे ने उसे कानपुर बुलाया है। वह अब कानपुर जाएगी, अफसर बेटे के साथ रहेगी। वह वहां उसका इलाज भी करवाएगा। कहते थे ना लोग बहुत कि सुमित्रा का बेटा नालायक निकल गया, अपनी बीमार माँ को गांव में अकेली छोड़कर शहर में मौज कर रहा है। लाजो मुस्कुराई और बोली, यह तो बहुत अच्छी बात हुई बहना। बनवारी को तो अकल आई। अब तेरी बुढ़ौती बेटे बहू और पोते पोतियों के बीच चैन से कट जाएगी। हे ईश्वर, तू कितना दयावान है। कब जा रही है रे बहना? 1 तारीख को आएगा और 3 दिन को मुझे लेकर लौट जाएगा। सुमित्रा खांसने लगी। लाजो ने उसे ध्यान से देखा, समझ नहीं पाई कि आज की खांसी खुशी की है या पुरानी बीमारी की। अच्छा लाजो, जाती हूँ। जाऊं लोगों के काम धाम कर आऊं और उनसे कह भी आऊं कि अब आप लोग मेरे भरोसे मत रहिएगा। अब तो मैं अपने अफसर बेटे के साथ रहने के लिए कानपुर जा रही हूँ। सुमित्रा उत्साह में चली गई तो लाजो फिर मुस्कुराई। सोचने लगी, आदमी का मन भी क्या चीज है। सुमित्रा कल तक मुझसे अपने बेटे और बहू की निर्दयता की कहानी कहते कहते रो पड़ती थी, और आज बेटे ने तनिक प्रेम से छू दिया तो माँ के भीतर का जमा हुआ सारा गिला शिकवा गलकर बह गया और उसका झुका हुआ सिर तनकर ऊंचा हो गया। सुमित्रा पिछड़े वर्ग के एक खाते पीते परिवार की बहू बनकर आई थी। पति अपने 2 बीघे खेत पर तो काम करता ही था, बड़े लोगों के खेतों में भी काम करता था। घर ठीक ठाक चल रहा था। संतानें भी 2 ही थी, एक बेटी और एक बेटा। बेटी बड़ी थी। बेटा बनवारी जब 10 साल का हुआ तो दुर्घटना में पति की मौत हो गई। बेटा कस्बे के एक स्कूल में 5वीं में पढ़ता था। विपरीत परिस्थितियों में भी सुमित्रा चाहती थी कि बनवारी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उधर सियानी होती बेटी के विवाह की भी चिंता खाई जा रही थी। समय बीतने के साथ ही बेटी की शादी हो गई और बनवारी ने भी बीए कर लिया, लेकिन अब तक दोनों भीगे खेत रेहन चढ़ चुके थे। बनवारी नौकरी के लिए दौड़ धूप करने लगा। आखिर सेल टैक्स विभाग में उसकी क्लर्की मिल गई और उसकी नियुक्ति कानपुर में हो गई। सुमित्रा की खुशी का ठिकाना न रहा। वह अपने तन मन पर लगे घावों पर जैसे हाथ फेरती बोली, कोई बात नहीं, अब सारे गांव फूल बन जाएंगे, रेहन रखे खेत वापस हो जाएंगे और पूरा गांव कहेगा, देखो अफसर की महतारी जा रही है। वैसे तो उसकी पट्टीदारों के कई लोग शहरों में नौकरी कर रहे थे, लेकिन सभी मजदूर थे। कोई कुली तो कोई चपरासी, कोई रिक्शा चलाता था, कोई ईंट गारा ढोता था। लेकिन उसका बेटा तो अब बड़े लोगों के लड़कों की तरह अफसरी कर रहा है। इससे उसकी जाति में सुर भी ऊंचा हो गया। बनवारी जब कानपुर जाने लगा था तो माँ से बोला था, अब घबराना नहीं माँ, संकट के दिन कट गए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ कुछ ठीक ठाक होते ही तुम्हें बुला लूंगा। अरे मुझे वहाँ कैसे बुलाओगे बेटे? अपना गांव और पुश्तैनी मकान छोड़कर शहर में कैसे रह सकती हूँ? हाँ, एक बहू ला दो, हम दोनों साथ साथ अपने खेतों में काम करेंगे और यहीं से मजे से रहेंगे। हाँ, रेहन पड़े अपने खेतों को जरूर छुड़ा देना बेटे। ठीक है माँ, जैसी तेरी इच्छा। बनवारी ने नौकरी शुरू कर दी। शहर के एक गंदे मोहल्ले की एक चाली में एक कमरा किराए पर लिया। शुरू में उसने कुछ पैसे माँ के नाम भेजे, फिर एक दिन माँ को बताए बिना एक सहकर्मी की कुछ पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली। बनवारी इस बार घर आया तो सुमित्रा बहुत रोई। बनवारी ने अपने ढंग से उसे समझा भी दिया। सुमित्रा ने कहा, बेटे खेत रेहन पड़े हैं, इन्हें छुड़ाने का इंतजाम होना चाहिए। अब तुम्हारे पैसे भी नहीं आते, तबीयत भी मेरी खराब रहती है, जाने क्या हो गया है। अरे माँ, अब खेत छुड़ाकर क्या होगा? अब कौन यहाँ खेती करने आएगा? नई नौकरी है, जरा संभल जाऊं और ठीक ठाक मकान मिल जाए तो तुम्हें भी बुला लूंगा। जाते ही कुछ पैसे भेज दूंगा ताकि तुम्हारा कुछ काम चल सके। और बेटे बहू को साथ क्यों नहीं लाए? लाऊंगा माँ, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इस बार बनवारी गया तो चुप्पी साध ली। सुमित्रा पेट पालने के लिए दूसरों के खेतों और घरों पर में काम करने लगी। बिरादरी के लोग उसे सुनाकर कहते थे, देखो अफसर की माँ जा रही है दूसरे के घरों में चौका बर्तन करने, पानी भरने। अरे अफसर से तो अच्छे हमारे कुली कबाड़ी बेटे ही हैं, जो शहरों में रहकर हमारे सुख दुख में तो साथ खड़े हैं। सुमित्रा जिन लोगों के यहाँ काम करती थी वे बनवारी को सीधे गाली देकर कहते, कपूत साला, नौकरी क्या मिली, माँ को ही भूल बैठा।
सुमित्रा सुनती, कुछ नहीं बोलती, बल्कि बेटे की निंदा सुनकर उसे तकलीफ ही होती। जहां बोलना होता यही कहती, नाना ऐसा मत कहिए, मेरा बनवारी ऐसा नहीं है, वह जरूर किसी संकट में है। साथ में जोरू भी तो है, पैसा नहीं बचता होगा, एक दिन जरूर अपने साथ ले जाएगा। लेकिन लाजो उसकी अंतरंग थी, उसके आगे वह फूट पड़ती थी और अपना सारा दुख दर्द उड़ेल देती। सुबक सुबक कर रोती और कहती, बनवारी ऐसा कपूत निकलेगा, मैंने तो कभी सोचा नहीं थी बहना। उसकी पढ़ाई में खेत रेहन चढ़ गए और वह मुझे किसके भरोसे छोड़ गया। लाजो उसे ढांढस बंधाती और जितना संभव था उसकी सहायता करती। सुमित्रा को लगता उसका कोई अपना बचा हुआ है। बनवारी की चिट्ठी आई तो सुमित्रा के साथ लाजो भी खिल उठी थी। उसने सुना कि सुमित्रा लोगों को सुना सुना कर कह रही थी, मेरा अफसर बेटा मुझे लेने आ रहा है। मैं कहती थी ना वह कैसी लाचारी में फंसा होगा। अब तुम लोगों की प्रतीति हुई कि नहीं, शांति मिली ना। अरे मेरे अपने बेटे को माँ ही पहचान सकती है, दूसरे लोग क्या पहचानेंगे। गांव के लोग सुन रहे थे, कुछ व्यंग से मुस्कुरा भी रहे थे और बहुत लोग तृप्ति का अनुभव कर रहे थे कि बेचारी बीमार औरत सहारा पा गई। बनवारी आकर माँ को ले गया। बहू ने भी बहुत आवभगत की। पल भर में ही उसकी सारी शिकायतें बह गईं। सुमित्रा को ज्ञात हुआ कि बहू पेट से है। उसे बहुत अच्छा लगा, उसका पोता होगा। बेटे बहू और पोते के साथ जीवन के बचे कुचे दिन आराम से बीत जाएंगे। 2-4 दिन बाद बनवारी ने कहा, माँ चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखा लाएं। हाँ बेटे चल, खांसी बढ़ती जा रही है। डिस्पेंसरी के डॉक्टर ने देखा परखा, उसने सलाह दी, इन्हें अस्पताल ले जाओ, पूरी इनकी जांच कराओ। डॉक्टरी रिपोर्ट में क्या आता है देखकर ही दवा दी जा सकती है, तब तक ये दवाई देते रहो। सुमित्रा अस्पताल में दिखाने को ले जाई गई तो डॉक्टर ने भर्ती कर लिया और जांच की प्रक्रिया शुरू हुई। जांच की रिपोर्ट मिलते ही बनवारी प्रसन्न हो उठा। वह घर में प्रवेश करते ही खुशी से चिल्लाने लगा, कुसुम, ओ कुसुम, तुम कहाँ हो। कुसुम रसोई में थी, वहीं से बोली, अरे बाबा क्या हुआ, क्या कुसुम कुसुम चिल्ला रहे हो। अरे चिल्लाने की बात है, अरे पगली, माँ को वही बीमारी है जिसके आधार पर सरकारी क्वार्टर मिल जाता है। कुसुम की भी आंखें चमक उठी, बोली, सच। हाँ रे सच, अब तो सरकारी मकान मिल जाएगा, उसमें 3 कमरे होंगे, एक ड्राइंग रूम होगा, एक बेडरूम और एक उसका होगा ना। किसका। उसने कुसुम के पेट की ओर इशारा करते होगा, इसका। धत कहकर कुसुम शर्मा गई और बनवारी ने खुशी से कुसुम को चूम लिया। अरे हटो, कोई देख लेगा। हाँ, अब यह संकट भी दूर हो जाएगा। साला इस पंचायती घर में तो हम प्रेम से मिल भी नहीं सकते। और मांझी कहाँ रहेंगी। अरे अभी तो तीसरा कमरा खाली होगा ना, और कौन माँ यहाँ ज्यादा दिन रहने वाली है। कुसुम ने प्रश्न भरी दृष्टि से बनवारी को देखा। वह मुस्कुराता हुआ वहां से हट गया। बनवारी ने अर्जी दे दी और एक दिन उसे क्वार्टर मिल गया। सुमित्रा कुछ दिन अस्पताल में रहकर चाली वाले घर में लौट आई थी और जब सरकारी क्वार्टर में ले आई गई तो उसे लगा कि खुली हवा में उग गई है। उसे लगा कि नई दवाओं से धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर हो रही है। लेकिन कुछ दिनों बाद यह भी महसूस करने लगी कि बेटे और बहू के व्यवहार में वह गरमाई नहीं रही जो शुरू में थी, बल्कि बात बात पर वे दोनों झल्ला उठते। बाजार से आने वाली दवाएं बंद कर दी गईं और डिस्पेंसरी की दवा आने लगी। खांसी फिर बढ़ने लगी। बहू बेटी की क्रूर उदासीनता से तंग आकर एक दिन सुमित्रा बोली, इससे अच्छा तो अपना गांव ही था ना। बेटे को जैसे एक सूत्र मिल गया। बोला, माँ तुम्हें गांव बहुत याद आता है ना, तो गांव ही चली जाओ, आखिर वहां अपना पुश्तैनी मकान भी तो है, उसकी भी तो देखभाल होनी चाहिए। सुमित्रा ने आहत दृष्टि से बेटे की ओर देखा। उसकी आहत दृष्टि देखते देखते रोष से लाल होने लगी और बोली, मैं सब समझती हूँ बनवारी, मैं कल ही गांव चली जाऊंगी। मुझे पता है मैं अधिक दिन जिंदा नहीं रहूंगी, लेकिन जब मरना है तो अपने लिए घिन से भरे इस सरकारी मकान में क्यों मरूं, क्यों ना अपने पुश्तैनी घर की गोद में ही सिर डालकर चुपचाप सो जाऊं। और एक दिन गांव के लोगों ने देखा कि सुमित्रा सिर पर अपनी गठरी उठाए स्टेशन से गांव की ओर खांसती हुई चली आ रही है, धीरे धीरे। तो यह थी सरकारी अफसर की माँ।